नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर जी का हिंदी उपन्यास आँख की किरकिरी का द्वितीय अध्याय। आँख की किरकिरी का प्रथम अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, लिंक एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि बिहारी के साथ महेंद्र लड़की देखने जाता है अपनी चाची की, जिसके साथ वह बिहारी का विवाह करना चाहता है, किंतु आशालता को देखने के पश्चात वह उसी से विवाह करने के लिए उत्सुक होता है और वह बिहारी को उससे विवाह करने के लिए मना कर देता है। यहाँ तक कि उसकी चाची अन्नपूर्णा भी बिहारी से माफ़ी मांग लेती हैं। बिहारी चला जाता है। अब आगे। बिहारी चला गया। अन्नपूर्णा की आंखें छलछला गई। महेंद्र का अमंगल न हो, इस आशंका से उन्होंने आंखें पोंछ ली। बार बार दिल को दिलासा दिया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और इस तरह राजलक्ष्मी, अन्नपूर्णा और महेंद्र में किलकिल चलते चलते आखिर विवाह का दिन आया। रोशनी हंसती हुई चली। शहनाई उतनी ही मधुर बजी जितनी वह बजा करती है, यानी उसके दिल के साथ कोई ना था। सज संवर कर लज्जित और मुग्ध मन आशा अपनी नई दुनिया में पहली बार आई। उसके कंपित कोमल हृदय को पता ही ना चला कि उसके इस बसेरे में वही कहीं कांटा है, बल्कि यह सोचकर भरोसे और आनंद से उसके सारे ही संदेह जाते रहे कि इस दुनिया में एकमात्र माँ जैसी अपनी मौसी के पास जा रही है। विवाह के बाद राजलक्ष्मी ने कहा, मैं कहती हूँ अभी कुछ दिन बहू अपने बड़े चाचा के घर ही रहे। महेंद्र, ऐसा क्यों माँ? माँ, तुम्हारा इम्तिहान है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट भी तो पड़ सकती है। महेंद्र बोला, आखिर मैं कोई नन्हा नादान हूँ? अपने भले बुरे की समझ नहीं है मुझे। राजलक्ष्मी, जो हो, साल भर की ही तो बात है। महेंद्र ने कहा, इसके माँ बाप रहे होते तो मुझे कोई ऐतराज ना होता, लेकिन चाचा के यहाँ इसे मैं नहीं छोड़ सकता। राजलक्ष्मी ने अपने आप से कहा, बाप रे बाप, आप ही मालिक, सास को ही नहीं, कल शादी और आज इतनी हमदर्दी। आखिर हमारी भी तो शादी हुई थी, मगर तब तो ऐसी बेहयाई ना थी। महेंद्र ने दृढ़ता से कहा, तुम बिल्कुल मत सोचो माँ, इम्तिहान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर राजलक्ष्मी असीम उत्साह से बहू को गृहस्थी के काम काज सिखाने में जुट गई। भंडार, रसोई और पूजा घर में आशा के दिन कटने लगे। रात को अपने साथ सुलाकर वह उसके आत्मीय बिच्छों की कमी को पूरा करने लगी। काफी सोच समझकर अन्नपूर्णा आशा से दूर ही रहा करती। कोई अभिभावक जब खुद सारी ईख का रस चूसने लगता है, तब निराश बच्चे की रंजिश कम नहीं होती। महेंद्र की हालत भी वैसी ही हो गई। उसकी आंखों के सामने ही नव युवती वधू का सारा मीठा रस गृहस्थी के कामों में निचोड़ता रहे, यह भला कैसे सहा जा सकता है? अन्नपूर्णा जानती थी कि राजलक्ष्मी ज्यादती कर रही है, फिर भी उन्होंने कहा, क्यों बेटे, बहू को गृहस्थी के धंधे सिखाए जा रहे हैं? अच्छा ही तो है। आजकल की लड़कियों की तरह उपन्यास पढ़ना, कारपेट बुनना और सिर्फ बाबू बने रहना क्या अच्छा है? महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, आजकल की लड़कियां आजकल की लड़कियों की ही तरह ही तो रहेंगी, वह चाहे भली हो चाहे बुरी। मेरी स्त्री अगर मेरी ही तरह उपन्यास पढ़कर रस ले सके तो इसमें क्या बुरी है बात है? यह ना तो परिहास की बात है और ना पछतावे की। अन्नपूर्णा के कमरे में बेटी की आवाज़ सुनकर राजलक्ष्मी सब छोड़कर आ गई। रुखे स्वर में बोली, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं? महेंद्र ने वैसे ही उत्तेजित भाव से कहा, मंसूबे क्या होंगे? बहू को घर की नौकरानी की तरह काम मैं ना करने दूंगा। माँ ने अपनी तीखी जलन को दबाकर बड़े ही तीखे धीर भाव से कहा, आखिर उसे क्या कराना होगा? महेंद्र, मैं उसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। राजलक्ष्मी कुछ ना बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई चली गई और बहू का हाथ पकड़कर खींचती हुई महेंद्र के पास लाकर बोली, यह रही तुम्हारी बहू, लो सिखाओ लिखना पढ़ना। और अन्नपूर्णा की तरफ पलटकर गले में आंचल डालकर कहा, माफ करो मजली बहू, माफ करो, तुम्हारी भांजी की मर्यादा मेरी समझ में ना आई। मैंने इसके कोमल हाथों में हल्दी लगाई है, अब तुम इसे धो पोंछकर परी बनाकर रखो। महेंद्र को सौंपो, ये आराम से लिखना पढ़ना सीखे, नौकरानी का काम मैं करूंगी। राजलक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। शोभ से अन्नपूर्णा जमीन पर बैठ गई। अचानक यह क्या हो गया? आशा के पल्ले नहीं पड़ा कि माजरा क्या है। महेंद्र नाराज हो गया, मन ही मन बोला, जो हुआ सो हुआ, अब से अपनी स्त्री का भार अपने हाथों में लेना पड़ेगा, नहीं तो जुल्म होगा। मन और कर्तव्य दोनों मिल जाएं तो अच्छा लगता है।
पत्नी की उन्नति के चक्कर में महेंद्र राम गया। ना तो उसे काम का ही ध्यान रहा, ना लोगों की परवाह। घमंडी राजलक्ष्मी ने अपने आप कहा, अब अगर महेंद्र बीवी को लेकर मेरे दरवाजे पर सिर पीटकर जान दे दे तो भी मैं मुड़कर नहीं देखूंगी। देखती हूँ माँ को छोड़कर बीवी के साथ कैसे रहेगा। दिन बीतने लगे। राजलक्ष्मी के दरवाजे पर किसी अनुतप्त के पांव की आहट ना सुनाई पड़ी। राजलक्ष्मी ने अपने मन में तय किया, अच्छा माफ़ी मांगने आएगा तो माफ़ कर दूंगी, नहीं तो कहाँ जाएगा, बहुत दुखी हो जाएगा बेचारा। लेकिन माफ़ी कोई मांगे तभी तो आप माफ़ कर सकते हैं। कोई माफ़ी के लिए दहलीज पर आया ही नहीं। राजलक्ष्मी ने सोचा कि मैं ही जाकर के उसे क्षमा कराऊंगी। लड़का रूस गया है तो क्या माँ भी रूठी रहेगी। तिमंजिले पर एक कोने के छोटे से कमरे में महेंद्र सोया करता था। वही उसकी पढ़ने की जगह भी थी। इधर कई दिनों से माँ ने उसके कपड़े सहेजने, बिस्तर बिछाने, झाड़ने बुहारने में कोई दिलचस्पी नहीं ली। मातृ स्नेह के जिन कर्तव्यों की वह आदी थी, बहुत दिनों तक उन कामों को ना करने से वह दुखी हो गई। उस दिन दोपहर को एकाएक मन में आया, अभी महेंद्र कॉलेज गया होगा, इसी बीच उसका कमरा ठीक कराऊं। लौट कर वह समझ जाएगा कि कमरे से माँ का हाथ फिरा है। सीढ़ियों से राजलक्ष्मी ऊपर गई। महेंद्र के कमरे के दरवाजे का एक पल्ला खुला था। सामने जाते ही मानो कांटा चुभ गया। चौंक कर ठिठक गई। देखा फर्श पर महेंद्र लेटा है और दरवाजे की तरफ पीठ किए बहू धीरे धीरे उसके पांव सहला रही है। दोपहर की तेज धूप में खुले कमरे में दाम्पत्य लीला देखकर राजलक्ष्मी शर्म और धिक्कार से सिमट गई और चुपचाप नीचे उतर आई। कुछ दिन सूखा पड़ने से नाच के जो पौधे सूखकर पीले पड़ जाते हैं, बारिश आने पर वे तुरंत बढ़ जाते हैं। आशा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जहां उसका रक्त संबंध था, वहां वह कभी भी आत्मीयता का दावा न कर सकी। आज पराए घर में जब उसे बिन मांगे हक मिला तो उसने लेने में जरा भी देर न की। उस दिन दोपहर में राजलक्ष्मी नीचे उतर आई। उन्होंने सोचा अन्नपूर्णा को जगाया जाए। बोली, अरे ओ मजली, जाकर देख जरा तुम्हारी नवाब नंदिनी नवाब के घर से कैसा पाठ पढ़कर आई है। घर के बड़े बूढ़े आज होते तो। अन्नपूर्णा ने कातर होकर कहा, दीदी अपनी बहू को तुम शिक्षा दो या हुकूमत चलाओ, मुझे क्या, मुझसे क्यों कह रही हो। राजलक्ष्मी धनुष की तनी डोरी सी टंकार उठी। मेरी बहू, जब तक तुम मंत्री हो वह मुझे कैसे मान सकती है। यह सुनकर अन्नपूर्णा पैर पटकती हुई महेंद्र के कमरे में पहुंच गई। आशा से बोली, तो इस तरह से मेरा सिर नीचा करेगी री मुझली, शर्म नहीं, हया नहीं, समय असमय का ख्याल नहीं। बूढ़ी सास पर गृहस्थी का सारा बोझ डालकर तुम यहाँ आराम फरमा रही हो। मेरा ही नसीब जलाए कि मैं तुझे इस घर में ले आई। कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बहने लगे और आशा भी सिर झुकाए आंचल के छोर को नाखून से नोचती हुई चुपचाप रोने लगी। महेंद्र ने कहा, यह देखो, इसके लिए मैं सलेट, बही, किताब सब खरीद लाया हूँ। इसे मैं लिखना पढ़ना सिखाऊंगा, चाहे लोग मेरी निंदा करें। अन्नपूर्णा, ठीक है, लेकिन यह क्या तमाम दिन, शाम के बाद घंटा आधा घंटा पढ़ लिया बस। घंटा आधा घंटा पढ़ना ही तो काफ़ी होगा। महेंद्र, इतना आसान नहीं है चाची, पढ़ने लिखने में समय लगता है। अन्नपूर्णा खींचकर चली गई। आशा भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। महेंद्र दरवाजा रोककर खड़ा हो गया। उसने आशा की गीली आंखों की विनती ना मानी। वैसे आशा को नहीं लगता कि लिखना पढ़ना जरूरी भी है, फिर भी वह अपने पति की खातिर किताबों पर एक बारगी झुककर सिर हिलाती हुई बताई चीजें याद करती रहती। कमरे के कोने में छोटी सी मेज पर डॉक्टरी की किताबें खोले मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे होते। बीच बीच में कनखियों से छात्रा को भी देखते रहते। अचानक अपनी किताब बंद करके आवाज देते, चुन्नी। यह आशा का घरेलू नाम था। चौंक कर आशा ने उधर देखा। वह बोला, जरा लाओ तो किताब देखो, कहाँ पढ़ रही हो। आशा को लगा अब जांच होगी और उसमें पास होने की उम्मीद भी कम ही थी। आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट, कुछ यही हाल था। एक हाथ से उसकी कमर को कसकर लपेटकर दूसरे हाथ से किताब पकड़कर पूछा, देखो तो आज कितना पढ़ गई हो। जितनी पंक्तियों पर वह सरसरी निगाह फेर गई थी दिखा दिया। महेंद्र ने अचरज से कहा, ओह इतना पढ़ गई, मैंने कितना पढ़ा बताऊं, और अपनी किताब के किसी अध्याय का शीर्षक भर दिखा दिया। अचरज से आंखें बड़ी बड़ी करके आशा ने पूछा, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। उसकी ठोडी पकड़कर महेंद्र ने कहा, मैं किसी के बारे में सोच रहा था और जिसके बारे में सोच रहा था वह दीमक का वर्णन पुट पढ़ने में मशगूल थी। इस बेवजह शिकायत का सटीक जवाब आशा दे सकती थी, लेकिन प्रेम की प्रतियोगिता में झूठी हार मान लेनी पड़ती है। ऐसे ही एक रोज महेंद्र मौजूद नहीं था। मौका पाकर आशा पढ़ने बैठ गई कि अचानक कहीं से आकर उसने आंखें मींच ली और किताब छीनकर कहने लगा,
बेरहम, मैं नहीं होता हूँ तो तुम मेरे बारे में सोचती तक नहीं, किताबों में डूब जाती हो। आशा ने कहा, तो क्या तुम मुझे गंवार बनाए रखोगे? महेंद्र, तुम्हारी कृपा से अपनी ही विद्या कौन आगे बढ़ रही है। बात आशा को लग गई। फौरन चल देने का उपक्रम करती बोली, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में ऐसी कौन सी रुकावट डाली है? उसका हाथ थामकर महेंद्र ने कहा, यह तुम नहीं समझोगी। मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पढ़ लिख लेती हो, तुम्हें भूलकर उतनी आसानी से मैं नहीं पढ़ लिख पाता। शिक्षक ही जब शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा हो तो छात्रा की क्या मजाल कि विद्या के वन में राह बनाकर चल सके। कभी कभी मौसी की झड़की याद आती और चित्त विचलित हो जाता। सास को देखकर शर्म से गड़ जाती, लेकिन सास उसे किसी काम को ना कहती। अपने मन से उनकी मदद करना चाहती तो वह पढ़ाई के हर्जे की बात कहकर वापस भेज देती। आखिर अन्नपूर्णा ने आशा से कहा, तेरी जो पढ़ाई चल रही है वह तो देख ही रही हूँ। महेंद्र को क्या डॉक्टरी का इम्तिहान न देने दोगी? यह सुनकर आशा ने अपनी जी को कड़ा किया। महेंद्र से कहा, तुम्हारे इम्तिहान की तैयारी नहीं हो पा रही है। आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहा करूंगी। इस उम्र में ऐसा कठोर संन्यास व्रत, सोने के कमरे से एक बारगी मौसी के कमरे में निर्वासन, ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करते हुए उसकी आंखों के कोनों से आंसू झलक पड़े। बेबस होठ कांप उठे और गला रूंध गया। महेंद्र बोला, बेहतर है चाची के कमरे में ही चलो, मगर तब उन्हें हमारे कमरे में ऊपर आना पड़ेगा। ऐसा एक गंभीर प्रस्ताव मजाक बन गया। आशा इससे नाराज हुई। महेंद्र ने कहा, इससे तो अच्छा है कि तुम रात दिन मुझे आंखों आंखों में रखो और निगरानी करो, फिर देखो कि मेरी इम्तिहान की पढ़ाई चलती है कि नहीं। बड़ी आसानी से आखिर यह बात तय हो गई। यह निगाहों के पहरे वाला काम कैसा चलता था विस्तार से बताने की तो जरूरत नहीं। इतना ही कह देना काफ़ी होगा कि उस साल महेंद्र इम्तिहान में फेल हो गया और चारों पाठ के लंबे वर्णन के बावजूद पुरभुज के बारे में आशा की अनभिज्ञता दूर न हो सकी। उनका यह अनूठा पठन पाठन एक बारगी निर्विघ्न चलता रहा हो ऐसा नहीं। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ मचाता। महेंद्र भैया, महेंद्र भैया की पुकार मचाकर वह आसमान सिर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके सोने के कमरे की मान से खींचकर बाहर किए बिना उसे चैन न पड़ता। महेंद्र की वह बड़ी लिहाड़ी लेता कि वह अपनी पढ़ाई में ढिलाई कर रहा है। आशा से कहता, भाभी निगल जाने से हजम नहीं होता, चबा चबा कर खाना चाहिए। अभी तो सारा भोजन एक ही कौर में निगल रही हो, बाद में हाजमे की गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। हाँ। महेंद्र कहता, चुन्नी इसकी सुनो ही मत, इसे हमारे सुख से रश्क हो रहा है। बिहारी, सुख जब तुम्हारी मुट्ठी में है तो इस तरह से भागो कि औरों को ना रश्क हो। महेंद्र जवाब देता, औरों के रश्क से जो सुख जो होता है, चुन्नी जरा सी चूक से मैं तुम्हें इस गधे के हाथों सौंप रहा था। बिहारी लाल आंखों से कहता, चुप। इन बातों से आशा बिहारी पर मन ही मन कुड़ जाती। कभी बिहारी उसकी शादी की बात चली थी, इसी से वह बिहारी से खींची खींची रहती। यह बिहारी समझता था और महेंद्र इसी बात का मजाक किया करता। राजलक्ष्मी बिहारी से दुखड़ा रोया करती। बिहारी कहता, माँ, कीड़े जब घर बनाते हैं तो उतना खतरा नहीं रहता, लेकिन जब उसे काट कर वे उड़ जाते हैं तो उन्हें लौटाना मुश्किल है। किसे यह पता था कि वह तुम्हारे बंधन को इस तरह तोड़ फेंकेगा। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी धधक उठी, जैसे गर्मियों की आकस्मिक आग लहक उठती है। उनकी जलन और चिंगारी, यह सब भोगना पड़ा अन्नपूर्णा को। उनका तो सोना खाना ही हराम हो गया।